विकास की यूट्यूब पाठशाला में आपका स्वागत है। कक्षा 9 अध्याय 8 गति विषय विज्ञान पाठ 4 विकास कुमार रंजन सहायक शिक्षक बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारण। इस वीडियो में आप जान पाएंगे एक समान गति और असमान गति को, गति की दर का मापन को, चाल तथा वेग को। तो आइए हम सभी देखते हैं आगे के भाग को। अध्याय 8 गति मोशन, और यह वीडियो का चौथा भाग है। और इसके पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं क्रियाकलाप 8.3, क्रियाकलाप 8.4, पृष्ठ संख्या 110 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का हल। और बच्चों, मैं इसके पिछले सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप आराम से सारे भाग के वीडियो को देख सकते हैं। और आइए हम वीडियो में पाठ के आगे के भाग को देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपने रेस जरूर देखा होगा और आपने ये भी सुना होगा कि रेस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड भी होता है। लेकिन बच्चों, आपने रेस में ये भी देखा होगा कि जब दो धावकों को दौड़ाया जाता है या कोई भी रेस होता है तो ऐसी भी परिस्थिति आती है कि फर्स्ट 2 हो जाते हैं, सेकेंड 2 हो जाते हैं, थर्ड भी 2 हो जाते हैं। तब एक बात आपके मन में आता है कि ऐसा कैसे हुआ। तो जब 2 धावक या 2 कंपटीटर जब अपनी गति को एक समान रखते हैं तो एक ही रिजल्ट आता है। लेकिन अगर अलग अलग धावक अपनी गति को असमान कर देते हैं तो अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक भी यही है, एक समान और असमान। आओ इसको विस्तार से पढ़ते हैं। एक समान गति और असमान गति। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले 1 सेकेंड में यह 50 मीटर, दूसरे सेकेंड में 50 मीटर, तीसरे सेकेंड में 50 मीटर तथा चौथे सेकेंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। मतलब हर बार बराबर दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकेंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है, क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। बच्चों, अब हमें क्रियाकलाप 8.5 देखना है। तो क्रियाकलाप 8.5 में लिखा हुआ है, 2 वस्तुओं ए तथा बी की गति से संबंधित आंकड़ों को सारणी 8.1 में दिया गया है। ध्यान से देखें और बताएं कि वस्तुओं की गति एक समान है या असमान। तो आइए हम लोग सारणी 8.1 देखते हैं। एक सारणी का जो पहला है उसमें समय लिखा हुआ है। दूसरे वाले कॉलम में वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर्स में है, और कॉलम इसमें बी वाले कॉलम में तो वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में है। तो समय जो बढ़ रही है उसका अंतराल कितना है। तो आप ध्यान से देखिए, हर अंतराल 15-15 मिनट का है। मतलब यहाँ समय, चूँकि समय अंतराल छोटा छोटा लेके ही समझा जा सकता है, तो समय है 15-15 मिनट का है। 9:30 से 9:45, 9:45 से 10 बजे, 10:15, 10:30, 10:45, 11, 15-15 मिनट का अंतर है। उसके बाद वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी तो 9:30 बजे है 10 मीटर। फिर 15 मिनट के बाद 20, मतलब 9:45 में 20, 10 बजे 30, 10:15 में 40 और 10:30 में 50 और 10:45 में 60 और 11 बजे 70। और बी द्वारा 12, 19, 23, 35, 37, 41, 44। तो यहाँ हम ध्यान से देख रहे हैं तो बी वाला जो दूरी है उसमें पता नहीं चल रहा है कि कब धीमा हो जा रहा है, कब जल्दी हो जा रहा है, कब ज़्यादा दूरी तय कर ले रहा है, कब कम दूरी तय कर ले रहा है। लेकिन ए वाले में पता है
कि 15 मिनट के बाद वो 10-10 मीटर की दूरी की वृद्धि कर रही है। ये कैसे पता चलेगा? तो पहले वाले से दूसरे वाले में घटाएंगे। जैसे 20 में 10 घटाएंगे तो हमें अंतर जो प्राप्त होगा वो 10। 30 में 20 घटाएंगे तो हमें अंतर प्राप्त होगा 10। अतः ए द्वारा तय की गई दूरी एक समान है और बी द्वारा तय की गई दूरी असमान है। अब आइए हम पाठ के आगे के भाग को देखते हैं। तो 8.2 गति की दर का मापन। गति की दर का मापन मतलब कितना तेज चल रहा है, उसको कैसे मापा जाता है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आपकी पुस्तक में 2 चित्रों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक टीवी दिख रहा है और टीवी प्रोग्राम में आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर साफ तौर पे एक जो बॉलर है, गेंदबाज है, वो गेंदबाजी कर रहा है और जो बैट्समैन है, बल्लेबाज है, वो बल्लेबाजी कर रहा है। और आप यहाँ पे अगर टीवी पर ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है गेंद फेंकने की चाल किलोमीटर प्रति आवर में, और फिर यहाँ पर स्पीड के बारे में दिया हुआ है 140, 143, 135, 145, 132, 130। तो बच्चों आप ये मैच ज़रूर देखते हैं तो आपको ये हल्का समझ में आ रहा है। और हमें समझना भी है कि गेंद फेंकने की चाल किलोमीटर प्रति आवर में क्या है। और नीचे कुछ तस्वीर देख रही है और जिसमें लिखा हुआ है निर्धारित चाल। आओ इस फिगर को, इस तस्वीर को और अच्छे से देखते हैं। और हम अब उसके बाद के चित्र 8.2 को देख रहे हैं। तो चित्र 8.2 में लिखा हुआ है। तो आओ हम दोनों चित्र को देख चुके हैं और आओ हम अब दोनों चित्रों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने के लिए मैं दोनों तस्वीर को एक साथ ले आता हूँ। तो ये रहा तस्वीर और इसमें लिखा हुआ है कि चित्र 8.2 में दी गई स्थिति को देखें और चित्र 8.2 के ए में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर प्रति आवर है तो इसका क्या अर्थ है। चित्र 8.2 बी में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो 143 किलोमीटर प्रति आवर है, इसका अर्थ है कि कोई वस्तु 1 घंटे में 143 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और अगर कहीं पर इस तरह का जो साइन बोर्ड लगा हुआ है तो चूँकि जो रोड होता है और वो रोड में कभी हमें धीमा चलना पड़ता है और कभी तेज़ चलना पड़ता है। मतलब कहीं पर टर्न होता है तो कहीं पर स्लोप होता है, ढलान होता है तो कहीं ऊंचाई होती है। तो उसी के अनुसार रोड के किनारे गाड़ी चलाने का निर्देश दिया हुआ रहता है। तो ये साइन बोर्ड को देखकर ही हमें उसी के अनुसार गाड़ी की स्पीड को रखना चाहिए, तब हम किसी भी होने वाले दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आओ हम आगे देखते हैं और समझते हैं। से कुछ तेज चलती है तो कुछ धीमे। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। यह मीटर प्रति सेकंड चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड है और किलोमीटर प्रति घंटा है। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत मतलब नहीं बदलने वाला। अधिकतर अवस्था में वस्तुएं असमान गति में होंगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को
उनके औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। तो औसत चाल बराबर होगा, फार्मूला हमें तय की गई दूरी बटे कुल समय अवधि। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल v बराबर s बटा t। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझें। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति आवर है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय यह इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल में चली होगी। मतलब कहीं कार रुकी होगी तो कहीं कार तेजी से चली होगी तो कहीं धीमी से चली होगी। हाँ, तो ये मतलब कि कुछ समय इससे कम चाल में चली होगी। तो अब हम लोग देख रहे हैं उदाहरण 8.1। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो आओ बच्चों इसका हल देखते हैं और हमें क्या निकालना है इस उदाहरण में, औसत चाल क्या होगा। तो यहाँ पर औसत चाल निकालना है। इस उदाहरण का हल होगा वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो जितना दूरी तय की गई है उसे जोड़ देंगे। 16 मीटर प्लस 16 मीटर बराबर 32 मीटर। और फिर समय को जोड़ देंगे। लिया गया कुल समय 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 सेकेंड। अब है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर, तो यहाँ पर फार्मूला हमें पता है, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया समय। तो कितना दूरी तय की लिया हमें निकाल चुके हैं कि कुल दूरी कितनी है 32 मीटर और लिया गया कुल समय कितना है 6 सेकेंड। तो मीटर सेकेंड का अच्छा तालमेल है, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको बनाएंगे तो डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए वस्तु की औसत चाल कितनी हो जाएगी? 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये प्रायः लगभग 1 सेकेंड में 5.33 मीटर दूरी तय कर लेगी। दिशा के साथ चाल। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। अब चाल किसने बदल गया? वेग। चाल को वेग कहा जाने लगा क्योंकि इसमें क्या चीज़ हमें और डाल दिया गया? दिशा। मतलब चाल के साथ जब दिशा पता चले तो उसे वेग कहा जाता है। अतः एक निश्चित दिशा के में चाल को वेग कहते हैं। तो हमें एक परिभाषा प्राप्त हुई, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति करती है तो हम उसकी गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। भी और एवरेज है, मतलब ए भी लिखा हुआ है, मतलब एवरेज बराबर यू प्लस भी बटे 2, जहाँ भी एवरेज औसत वेग है, यू प्रारंभिक वेग है तथा भी वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है। चाल तथा वेग
दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर और सेकेंड की घात -1 या मीटर प्रति सेकेंड। तो दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, मीटर और एस की घात -1 या मीटर प्रति सेकेंड। आइए हम आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 8.6 अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। यदि आप मान लें कि आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर है, तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, आइए हम लोग बनाते हैं। क्रियाकलाप 8.6 मेरे घर से स्कूल जाने में लगा कुल समय आधा घंटा है। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, समय 1/2 घंटा, पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर, तब दूरी बराबर फार्मूला होता है औसत चाल गुना लिया गया समय, तो 4 गुना 1/2 बराबर 2 किलोमीटर। अतः मेरे घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर होगी। क्रियाकलाप 8.7 जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली के चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, सबसे पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि आप तक पहुंचती है। क्या आप बता सकेंगे ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, हमें पता है कि ध्वनि का चाल और प्रकाश की चाल दोनों अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की अपेक्षा अधिक होती है। इसी का उल्टा अगर हम बोलें कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम होती है, तो इसी वजह से ये जो प्रकाश की चाल जो हमारे आसमान से दूरी तय करते करते हमारे कानों तक आती है, तो वहाँ तक हमारे कानों तक पहुँचते पहुँचते ये जो चाल के अंतर के कारण, अधिक और तेज के अंतर के कारण हमें सुनाई देर से पड़ता है और चमक पहले दिखाई देती है। इसी वजह से पहले हमें चमक दिखाई देती है और उसके बाद गर्जन की आवाज़ सुनाई देती है। इनके बीच के समय अंतराल को एक डिजिटल कलाई घड़ी या स्टॉप घड़ी से मापें। तो अगर हम मापेंगे तो लगभग जो समय अंतराल होगा वो 10 सेकेंड का होगा। जो समय अंतराल होगा वह 10 सेकेंड का होगा। तो अगला है, बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकेंड है। तो आइए हमें बिजली जो चमक रही है उसका निकटतम बिंदु मतलब दूरी ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं औसत चाल वाले फार्मूला से। तो यहाँ हम समय लेंगे 10 सेकेंड और आइए बनाते हैं। वायु में ध्वनि की औसत चाल बराबर 346 मीटर प्रति सेकेंड, समय अंतराल 10 सेकेंड, दूरी बराबर औसत चाल गुना समय। तो हम 346 को 10 से गुना करेंगे तो 3460 मीटर आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि बिजली की चमक की निकटतम बिंदु की दूरी 3460 मीटर है। कहाँ से? हमारी पृथ्वी से। हमारी पृथ्वी से जो चमक की निकटतम बिंदु है वो 3460 मीटर होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, और हम अगले वीडियो में प्रश्न जानेंगे और ढेर सारा उदाहरण बनाएंगे और इसी तरह पाठ को आगे बढ़ाते बढ़ाते पाठ खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।